आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। बस कुछ घंटों में आम इंतखाबात 2019 के नतायज का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आज की रात सभी पार्टियों और सभी उम्मीदवारों के लिए कयामत की रात से कम नहीं है, क्योंकि सुबह ठीक 8 बजे से रुझान और फिर नतीजों का सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या होगी आम इंतखाबात की असली तस्वीर जब नतायज आना शुरू होंगे? क्या एग्जिट पोल के इम्कान होंगे सच साबित होंगे इम्कानात, और क्या बीजेपी फिर मरकज में सरकार बनाएगी? लेकिन इन सवालों के बीच जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि आम इंतखाबात के नतायज का मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, यूपी से लेकर बंगाल तक और इसके अलावा बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मेरे साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। और जो कुछ एक लंबे इंतखाबात और पोलिंग और वोटिंग के बाद जो हालात रियासत में रहे या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो हालात बने हैं इन इंतखाबात के बाद या इंतखाबात के नतीजों के बाद, इन रियासतों में क्या कुछ हालात बनेंगे, किस तरह की तस्वीर बनेगी, सियासी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि न्यूज 18 सारे चैनलों से हटकर इस बार लाइव रिजल्ट हब के जरिए आप तक सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे पहुंचाएगा। न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब के जरिए हम सबसे पहले और सबसे सही नतीजे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माजी में भी हम इस बात का सबूत दे चुके हैं और अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम आप तक और सटीक नतीजे और सबसे पहले नतीजे पहुंचा पाएंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं नतायज की पूरी तस्वीर पर, और नतायज आने के बाद क्या कुछ तस्वीर बनेगी उस पर भी हम बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने साथियों को और मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रभाकर कुमार जी, न्यूज 18 बिहार के एडिटर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार की सियासत बड़ी दिलचस्प सियासत है, वहां की सियासत पर हम बात करेंगे प्रभाकर जी से। इनके अलावा संजय पॉल जी न्यूज 18 आसाम से है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ तस्वीर आसाम में बनेगी। संजय पॉल जी से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। संजय तिवारी जी न्यूज 18 हैदराबाद के ब्यूरो चीफ हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे साउथ की खासतौर से हम उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा हैदराबाद की जब बात होती है तो MIM और इसके अलावा TRS की यहां पर बात की जाए, दबदबा है इन पार्टियों का। संजय तिवारी से हम यहां की सियासत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तहसीन मुनव्वर साहब न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन साहब ने इस चुनाव के बीच में मुल्क के कई बड़े शहरों का दौरा किया है, वहां के सियासी हालात जानने की हम उनसे कोशिश करेंगे और सही तस्वीर क्या कुछ है एग्जिट पोल से हटकर, वो भी हम तहसीन साहब से समझने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा अनुपम मिश्रा मेरे साथी हैं, न्यूज 18 यूपी के सीनियर एंकर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी की सियासत बहुत दिलचस्प है, इस बार अनुपम से तफसील से हम वहां की सियासत समझने की कोशिश करेंगे। आतनु न्यूज 18 बांग्ला से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बार यही कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली का रास्ता यूपी से नहीं बंगाल से होकर जाने वाला है, तो उनसे भी बंगाल की सियासत समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मेरे साथियों का और पैनलिस्ट और मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। तहसीन मुनव्वर साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये शेर की तू ही बता दे कैसे काटूं रात और ऐसी काली रात, कयामत की रात है तहसीन साहब ये पार्टियों के लिए और उम्मीदवारों के लिए। नहीं, देखिए, जिसने काम किया है वो रह रहा, उसके लिए तो ये है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो ये हालांकि हो सकता है क़यामत की रात तो बहुत लोगों के लिए, लेकिन यकीनन क्योंकि जमहूरियत का सूरज जो है वो तुलू होगा और कल सुबह जो होगी, कल की सुबह यकीनी तौर पर हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी तब्दीली आती है वो वोटों की ताकत से ही आती है, और यही इस मुल्क की बहुत बड़ी खूबी है। तो यकीनी तौर पर चाहे हम कुछ भी कह लें, चाहे एग्जिट पोल को लेकर कुछ भी कह लें, लेकिन हम सब जानते हैं कि सभी की किस्मत जो है वो EVM में ही कैद है। तो असल जो है नतीजे जो है वो EVM से निकलेंगे, और जिसके लिए न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है। और आप जैसे आप बता भी रहे थे कि जो लाइव रिजल्ट हब है उसके ज़रिए हम पूरे मुल्क से जुड़े हुए हैं, और सबसे तेज़ और सबसे सही नतीजे जो हैं यहीं से मिलेंगे।
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, देखिए मैं अगर देखूंगा तो मुझे कुछ खास जो इलाके हैं उन पर नजर रखनी है। कल मुझे नजर रखनी है उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ गठबंधन के साथ, जो यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, इत्तेहाद हुआ है, अगर उसके मुकाबले पर कमजोर पड़ती है तो कितना कमजोर पड़ती है, और अगर वो यहां कमजोर पड़ रही है तो फिर मुझे देखना है अतानु की साइड पे कि ये मगरबी बंगाल में कि वो वहां पर क्या वाकई कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरी मेरी नजर होगी मध्य प्रदेश में भोपाल पर। मुझे देखना यह है कि साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह का मुकाबला कहां तक जाता है। क्या भोपाल के लोगों ने साध्वी प्रज्ञा जैसे उम्मीदवार को कबूल कर लिया है? तो ये एक मेरे देखने की चीज है। और तीसरा मैं देखूंगा कन्हैया कुमार को, कि वहां पर जो है कन्हैया कुमार को लेके जो उनके सामने तनवीर खड़े हुए हैं, उनको लेके क्या मुसलमानों ने कन्हैया कुमार की तरफ झुकाव किया है या उन्होंने उनको आरजेडी के जो उम्मीदवार है उनको वोट दिया है। तो ये 3-4 कुछ गिरिराज का भी रास्ता वहां पर आसान हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से जो मुकाबला है, तो ये देखना है। और देखिए हिंदुस्तान में ये कहा जाता है, एक आम तौर पे कहा जाता है कि इस मुल्क में जब मुसलमान इकट्ठा होकर किसी की भी तरफ जाता है उसकी अकेले की सरकार बन जाती है, और अगर उसका वोट बिखरता है तो फिर यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं। तो वो देखना है कि मुस्लिम वोटर किस तरफ गया है। तो मेरे लिए ये कल का दिन जो है इस लिहाज से भी, इस नुक्ते से भी इंतखाबात के जो नतीजे उनको देखने का है। बिल्कुल। अनुपम मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी के जो फाइट है, जो लड़ाई इस बार है, जो मुकाबला बहुत दिलचस्प है। जिस तरह से एसपी, बीएसपी, आरएलडी एक साथ आए हैं और कहा यह जा रहा था कि यह गठबंधन बीजेपी को एक तरह से यूपी से बेदखल कर देगा, लेकिन एग्जिट पोल बिल्कुल उसके अपोजिट बता रहे हैं। अनुपम, सच्चाई आपको क्या कुछ नजर आती है? देखिए उरेरा, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है कि जातिगत समीकरण हमेशा मायने रखते हैं। आप 1993 में देखिए, 1993 देखिए, उसके बाद 1993 के बाद 2018 का जो उपचुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ऑन पेपर में किसी भी तरह के अलायंस में नहीं थे, लेकिन फूलपुर, गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, आप नूरपुर देखिए, कैराना देखिए, वहां पर किस तरीके से ये जातिगत समीकरणों का फैक्टर इस सो कॉल्ड अलायंस के लिए वहां पर काम किया। और अब जब 2019 के दंगल में ये खुद कह करके बकायदा सपा, बसपा और आरएलडी एक अलायंस के तौर पर हैं, तो एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम चैनलों के जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आए हैं, उनकी वास्तविकता क्या है और जनता का फैसला क्या है, ये तो कल सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के फैक्टर ने काम किया है, जातिगत अंकगणित ने काम किया है, तो गठबंधन को एक फायदे वाली स्थिति में गठबंधन आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम जब परसेंटेज देखेंगे समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, और उसके बाद जातिगत समीकरणों को देखेंगे, दलित, यादव और मुस्लिम के गठजोड़ को देखेंगे, तो हम गठबंधन की सीटों को डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी के विकास के एजेंडे को, बीजेपी की अप्रोच को, मोदी के फीवर को और इन तमाम फैक्टर्स को देखेंगे, तो वो किस लेवल तक चलता है और क्या वो जातिगत अंकगणित को ओवरलैप करता उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, और वो कहीं ना कहीं यह दिखा देता है कि लोगों ने जातिगत समीकरणों को इस बार दरकिनार कर दिया है। अगर ऐसी तस्वीर उभरती है तो वाकई में ऐसी तस्वीर हो सकती है कि बीजेपी एक गेन की पोजीशन में आए। बिल्कुल। अनुपम, एक चीज और, यूपी में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी का जो फैक्टर है उसे भी अगर हम जोड़ते चले, उस फैक्टर को कैसे आप देखते हैं? किसका नफा या नुकसान कर रही है प्रियंका गांधी? देखिए इसमें कई चीजें हैं। अगर इसमें देखा जाए तो प्रियंका गांधी या कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कई सीटों पर अगर बीजेपी को लॉस किया है तो कई सीटों पर गठबंधन को भी लॉस किया है। तो मुझे लगता है कि वो 50-50 की डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति यहां पर दिख रही है। तो इसका अगर गठबंधन को भी कई जगहों पर लॉस हो रहा है तो बीजेपी को भी लॉस हो रहा है। तो उस लिहाज से ये चीजें मुझे लगता है कि एक आवरण डालने वाली, यानी प्रियंका गांधी खुद की पार्टी या खुद का तो तहसीन साहब एक तरह से फायदा या ना कर पाए, लेकिन दूसरों का नुकसान जरूर करती है, एक तरह से नजर आ रही है, जो एग्जिट पोल की तस्वीर अभी बता रही है। नहीं, देखिए वहां पे प्रियंका गांधी का, मुझे कांग्रेस से हमेशा यही शिकायत रही है कि वो दिल से चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो कुछ वक्त के लिए उनमें एकदम से कहीं से तवानाई आती है, उस एनर्जी को वो थोड़ा कुछ दूर साथ लेके चलते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। प्रियंका गांधी को लाए थे तो उनका इस्तेमाल ढंग से कर नहीं पाए।
उनको प्रियंका गांधी को कुछ बहुत मजबूती के साथ किसी के सामने खड़ा करना चाहिए था, ताकि एक पैगाम जाता कि कांग्रेस जो है वाकई चुनाव लड़ रही है। वो पैगाम नहीं किया। आखिरी दिनों में प्रियंका गांधी ने कहा कि हम तो बीजेपी के वोट भी काटेंगे। तो ये बहुत ही मतलब आप देखिए कि संजीदगी वाली बात नहीं है कि कांग्रेस एक वोट कटवे का जो है रोल अदा करे। तो मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी को देर से भी लाए और फिर उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, उनको खर्च कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है यूपी में उन्होंने। सही। मैं अतनु आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि यूपी के बाद अगर कहीं के चुनाव पर अगर किसी की नजर है, जो फाइट जिस तरह इस बार चुनाव में देखी गई, तो वो वेस्ट बंगाल है, जहां की सबसे ज्यादा एक तरह से कहा जाए तो जुझारू जो चुनाव हुए हैं, सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव वहां के हुए हैं और सबसे ज्यादा संघर्ष वाले चुनाव एक तरह से वेस्ट बंगाल में हुए। और आखिर तक हमने देखा कि पहले फेज से लेकर लास्ट फेज तक बीजेपी और टीएमसी के बीच में जिस तरह से फाइट होती रही, तो बहुत दिलचस्प है दोनों यहाँ के चुनाव। दिलचस्प तो है, एक बात जरूर ठीक कहा आपने, संघर्ष वाला चुनाव है, पर उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पे हुआ है। बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, 80 से भी ज्यादा, 80% से भी ज्यादा वोटिंग हुआ है लगभग सारे जगह पे मिला के देखे तो, क्योंकि वहां पे लोग वाकई अपना जो अधिकार है वो अधिकार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए जो हमारी भला करे। पर इसके लिए हाँ संघर्ष होता है, संघर्ष होता है इसलिए क्योंकि देखिए अब हिस्ट्री देखेंगे तो देखेंगे कि हर बार बंगाल में ये संघर्ष होता ही है। और इस बार अगर देखा जाए तो इस बार टीएमसी वहां पे 7 साल से है, अभी 8 साल हो गया है टीएमसी का। और बीजेपी 2014 में जब मोदी वेव था, पूरा हिंदी बेल्ट पे भी मोदी वेव था, तब भी वहां पे देखिए तो 2 से ज्यादा सीट नहीं मिला था वहां पे। पर उसके बाद वहां पे संगठन पूरा मजबूत हो गया है, आरएसएस का भी संगठन मजबूत हो गया है। तो ये होने ही वाला था। पर सबसे प्योर चीज ये है कि जिसलिए वोटिंग होता है कि सबसे ज्यादा लोग मतदान कर सके, वो तो बंगाल में ही हुआ है ना। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मुझे पूछनी थी कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि लेफ्ट ने जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जो कैडर है उसका वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया ममता बनर्जी को हराने के लिए। क्या ये बात सही है? देखिए एक अंडर करंट बीजेपी का ऐसे ही है जो अंडर करंट होना ही चाहिए था। और उसके पास हाँ ये बात सही है कि लेफ्ट के कुछ वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट चाहते हैं कि 7 साल 8 साल जैसे कि मैंने कहा असेंबली इलेक्शन में 2 बार लेफ्ट ने बस वहां पे वॉश आउट हो गया है। ये टीएमसी के हाथ, ममता बनर्जी के हाथ। तो ममता बनर्जी को वाकई अब हराने की जगह पे तो नहीं है लेफ्ट। तो वो सोचते हैं कि अगर ये क्यों ना हो कि बीजेपी अगर ममता बनर्जी को हराए और उसके बाद लेफ्ट धीरे धीरे अपना वो संगठन और भी मजबूत करे, तो उसके बाद वो भी जा सकते हैं। इसलिए एक अंडर करंट है और लेफ्ट की तरफ से कुछ वोट तो बीजेपी की तरफ जा ही रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम संघर्ष की बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। अब नतीजों से ठीक पहले, रिजल्ट से ठीक पहले एक आवाज बिहार से उठने लगी है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नतीजे कुछ भी हों, सड़कों पर खून बहेगा। अगर कुछ छेड़छाड़ ईवीएम से हुई है, नतीजे कुछ गड़बड़ अगर हुए हैं, तो सड़कों पर खून बहेगा। और इस पर तेजस्वी यादव ने भी एक तरह से मोहर लगा दी, आरजेडी ने मोहर लगा दी। मैं प्रभाकर कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा कि नतीजों से पहले जो इस तरह की बयानबाजी बिहार में हो रही है, इसे कैसे लिया जाए, इस बयानबाजी को? देखिए ये बिहार की बदकिस्मती है कि बिहार में जब भी खबरें बनती हैं तो खबरें कुछ ऐसी ही बनती हैं जिसमें कि हमारे जो भूतपूर्व एमएलए हैं वो बंदूक लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे भूतपूर्व मंत्री जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो बोलते हैं कि सड़कों पे खून बहेगा। ये दोनों के दोनों जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और ये हम और आप बखूबी समझते हैं। लेकिन जो बिहार के नेतागण है पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझते हैं कि इससे कितना बड़ा बट्टा लगता है प्रदेश के जो छवि है उसके ऊपर में। लेकिन अगर आप बात करें तो एग्जिट पोल के बाद से कुछ ऐसा ही माहौल है, खासकर जो महागठबंधन कैंप है, क्योंकि जो आंकड़े और जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे और आपके सामने हैं, सबके सामने हैं। और वो जो आंकड़े हैं वो उनके लिए हताशा वाले आंकड़े हैं। तो इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और इसका सपोर्ट भी किया जा रहा है। इस पर बाकायदा जो है जो बड़े नेता है इस पर मोहर भी लगा रहे हैं। कुल मिला के ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है, ये ऐसी परिस्थिति है जिसे टाला जा सकता था। लेकिन हमारे नेतागण जो हैं वो बंदूक लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद भी कुछ होता नहीं। हालांकि इस मामले में आज जो हुआ है उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और उनके घर पे छापेमारी हुई है और शायद वो भागे हुए हैं अभी।
पकड़े नहीं गए हैं। बट जैसा मैं बता रहा हूं कि प्रदेश की साख पे तो एक उनकी छवि पे तो बट्टा लगता ही है। जी बिल्कुल, यानी नतीजों से पहले कहीं ना कहीं इस तरह की ये बयानबाजी भी एक बहुत अहम हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुझे तो प्रभाकर जी यही लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आया है कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल का ये एक डर भी जाहिर करता है। जिस तरह से कुशवाहा का या आरजेडी से जो बयानात आए हैं, ये एग्जिट पोल का डर भी मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, जो महागठबंधन या एनडीए कैंप के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल है उसके चलते महागठबंधन के लोग हताश हैं और उसके चलते ही इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये हताशा वाले बयान हैं। हालांकि जब महागठबंधन के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो एग्जिट पोल को एक सिरे से नकार रहे हैं। और जो आंकड़े हमारे पास हैं, आपके पास आने से पहले जो मैंने अपना होमवर्क किया, मेरे पास आंकड़े हैं। अगर मैं केवल माइनॉरिटीज की बात करूं तो बिहार के ऐसे 12 जिले हैं जिनका आंकड़ा मेरे हाथ में है, जिसमें कि आपकी संख्या, जो माइनॉरिटीज की संख्या है वो 18% से ऊपर है। 18% जो है वो एक सब्सटैंशियल चंक है जो किसी भी कैंडिडेट को हराने और जिताने के लिए सक्षम है। तो 18% से ऊपर माइनॉरिटीज के जहां वोटर्स हैं वो 12 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 40 में से, बिहार में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 12 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर कि 18% से ज्यादा वोटर हैं। तो उसके बावजूद भी जिस तरह के आंकड़े एग्जिट पोल में आ रहे हैं, और ये आंकड़े महागठबंधन के लोग जो है लगातार हमें दिखा भी रहे हैं कि बताइए जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इतना बड़ा हो और उसके बाद भी अगर हमें हारता हुआ दिखाया जा रहा हो तो ऐसे एग्जिट पोल पे कैसे भरोसा किया जाए। वैसे जो कॉमन विजडम कहता है बिहार में, वो ये कहता है कि आप या महागठबंधन जो है वो कटिहार और जो पूर्णिया का जो इलाका है, जो ये पूरा सीमांचल का इलाका है, वहां पे अच्छा करेगी महागठबंधन। उसका एक मुख्य कारण ये है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज का जो पॉपुलेशन है वो काफी डेंस है। किशनगंज में सबसे ज्यादा है, आपको पता होगा 66% के आसपास है। उसके अलावा कटिहार, पूर्णिया, अररिया और ये जो वेस्ट चंपारण है, दरभंगा है, इन सारे इलाकों में जो संख्या बल ऐसी है कि वो चाहें तो अपने अकेले के दम पर किसी भी कैंडिडेट को जिता या हरा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक एक तरह से आपने प्रभाकर जी छेड़ा, और इस ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम जो डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या जो हल्के हैं उन पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, यहां पर नतीजों को लेकर क्या कुछ तस्वीर है। मैं संजय पॉल जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नतीजे आने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन उससे पहले जो सियासी तस्वीर, जो पॉलिटिकल जो पिक्चर यहां पर उभर रही, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप यही लोग जानना चाहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है और एनआरसी, इसका कितना असर पड़ा है इस पूरे चुनाव पे। मैं कहूँगा कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है, ये बिल के कारण बीजेपी का जो खास जो अपने एली थे असम गण परिषद वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन ठीक चुनाव से पहले जब ये बिल राज्यसभा में लोकसभा में पास होकर राज्यसभा तक का यात्रा किया है, उसके बाद अपने एली घूम के आए असम गण परिषद। तो एक ऐसा एक माहौल था तब का कि बीजेपी जो 2014 में 7 सीटें मिले थे, एक भी सीट नहीं मिल पाएंगे। तो इस माहौल के बाद, जैसे कि जिस तरह से एनआरसी का जो अपडेशन प्रोसेस भी अभी चल रहा है, उस माहौल के बाद जो अपनी जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के मद्देनजर देखिए यहाँ पे इस चुनाव में बदरुद्दीन अजमल का जो AIUDF का जो एक बहुत बड़ा रोल है। इसका कारण यही है कि हमेशा से ही असम, खासतौर पे असम का जो 14 सीट है, ये 14 सीट वोट डिवीजन के कारण हमेशा किसी तीसरी दल को इसका फायदा मिलता था। लेकिन इस बार बदरुद्दीन अजमल ने एक ही पहले से ये घोषणा कर दी है कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक असम के धुबरी, दूसरे जो बरपेटा और तीसरा करीमगंज। ये 3 छोड़ के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका कारण बाकी पे कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सपोर्ट करेंगे कांग्रेस का नहीं, वो उस तरह का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन ये उनका यही कहना है कि हमें अगर भाजपा को रोकना है तो
हमको इस तरह का एक स्ट्रैटेजी हम लेते हैं ताकि वोट डिवीजन ना हो, जिसके फायदा भाजपा को मिले। नहीं, क्योंकि 14 सीटें आपने संजय जी जैसे कहा, 14 सीटों में 3 सीटों पर सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी यूडीएफ, और बाकी 11 सीटें, मतलब अंदर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट वो कांग्रेस के अंदर से कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। देखिए ये मामला देखिए अभी और गर्मा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में आज का ही एक खबर है कि जो पार्टी प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मतलब बदरुद्दीन अजमल से मोटी रकम लेके एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग की है। तो इस तरह का जो खबर है उनको एक पार्टी हाईकमान तक ये पहुंचे। इन तीनों सीटों पर नहीं है जिस पर ये हाँ, तो यही मजे की बात यही थी कि ये जो 3 सीटें देने के बाद बदरुद्दीन अजमल ये उम्मीद कर रहे थे कि जो 3 सीटें मतलब जहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे कांग्रेस ना दे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। खासतौर पे बरपेटा में वो एक अब्दुल खालिक जो स्ट्रांग कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनको दिया गया है। उसके बाद बावजूद जो धुबरी में भी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्योंकि वहां पे जो बीजेपी का जो एलईएजेपी है उनका जो कैंडिडेट है वो स्ट्रांग कैंडिडेट दिया गया है, और उससे शायद बदरुद्दीन अजमल काफी खफा है। और खासतौर पे अगर इसका असर एओडीएफ के ऊपर होता है तो शायद ये 1 या 2 सीट पे बहुत ज्यादा असर होगा। बिल्कुल, अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि नतीजों के बाद क्या वाकई में यूडीएफ और कांग्रेस का अंदर खाने कोई इस तरह से मुआहिदा हुआ है कि 3 सीटों पर यूडीएफ लड़ रही, बाकी पर कांग्रेस का सपोर्ट किया है। तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। और इस बार कहा जा रहा है कि आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा बीजेपी एक तरह से पिछड़ती नजर आ रही, लेकिन असली तस्वीर तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगी। संजय तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन संजय, मैं ब्रेक यहां पर मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो साउथ इंडिया से ही हम लोग शुरू करेंगे। हैदराबाद की तस्वीर क्या कुछ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की क्या कुछ सियासी तस्वीर है, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी हमें लाइव रिजल्ट हब की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आप तक न्यूज 18 पहुंचाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नतीजों से ठीक पहले की रात आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है 2019 इंतखाबात का। खासतौर से जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद सियासी पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। खासतौर से अगर हम अपोजिशन पार्टियों की बात करते हैं तो एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया है जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस समेत जो दूसरी पार्टियां हैं, सबको एग्जिट पोल ने बेचैन कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद नतीजों से जरूर बनती है कि जब नतीजे आना शुरू होंगे, जो रियल नतीजे होंगे, क्या उसके बाद एग्जिट पोल की तस्वीर बदल जाएगी, और अगर तस्वीर बदलती है तो उसके बाद बीजेपी के पास क्या कुछ बी प्लान बचता है, और इन इंतखाबात में मुस्लिम फैक्टर जो है वो कितना अहम रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन लगातार जो हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब इस बार सबसे हटकर एक यूनिक तरीका लेकर आया है, जिससे सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे हम अपने नाजरीन तक पहुंचा सकेंगे। उस पर भी हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक के बाद संजय तिवारी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि साउथ इंडिया की अगर पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की सियासत में एक अहम रोल यहां पर अदा करती है जो यहां की सियासत होती है। खासतौर से अगर मैं तेलंगाना से शुरू करूं, हैदराबाद में एमआईएम की सीट हमेशा चर्चाओं में रहती है। इसके अलावा अगर तेलंगाना की हम बात करें, जो नेशनल पार्टियां हैं वो एक तरह से अपनी जमीन तलाशती नजर आई 2019 में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। अब वो बिल्कुल सही कहा आपने कि नेशनल पार्टियां यहाँ पर जमीन तलाशती हुई, खास करके बीजेपी यहाँ पर जमीन तलाशती हुई नजर आई, लेकिन बड़ी ताकत बनकर नहीं उभर रही है बीजेपी इन दोनों राज्यों में। ये तो हमारे एग्जिट पोल में साफ तौर पे हो गया। लेकिन जो तहसीन मुनव्वर साहब ने कहा, मैं उस बात को यहाँ से जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यूपी में कितना लॉस कर रही है, और
पश्चिम बंगाल में कितना गेन कर रही है उस पर उनकी नजर रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि कंपनसेट कहां से होगा, क्या यूपी में जितना लॉस होने जा रहा है वो क्या पश्चिम बंगाल में कंपनसेट हो जाएगा या गेन हो जाएगा, अदरवाइज उसको कहां से वो चीजें होंगी। एग्जिट पोल में जैसे नतीजे बताए गए अगर वही तस्वीर बनी तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तस्वीर इससे थोड़ा सा इधर उधर होती है तो उस सूरत में कौन होगा जो आगे सरकार चलाने वाला है और जो किंग मेकर की भूमिका में होगा। 3 राज्य इस देश में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जो यहां से जो समर्थन जाएगा वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तेलंगाना में बात करें तो टीआरएस जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है। हमारे एग्जिट पोल ने उसको 11 से 13 सीटें यहाँ पे टीआरएस को दी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में उभर के इस बार आने वाले हैं, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और अगर वो दोनों मिल जाते हैं और प्लस नवीन पटनायक, तो ये 3 लोगों का अच्छा खासा एक चंक तैयार होगा। और अगर केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो ये 3 राज्यों के जो जिस तरफ समर्थन जाएगा उसकी सरकार बनेगी। और जाहिर तौर पर इसी वजह से शरद पवार कभी जगन मोहन रेड्डी को फोन करते हैं, कभी केसीआर को फोन कर रहे हैं, कभी नवीन पटनायक को फोन कर रहे हैं। लेकिन यहां तेलंगाना में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जो यहाँ पर के चंद्रशेखर राव के बहुत ही करीबी हैं और यहाँ पर टीआरएस के वरिष्ठ नेता हैं पल्ला राजशेखर रेड्डी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी को ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। जब पूरा विपक्ष ईवीएम को लेकर हल्ला मचा रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको ईवीएम पे पूरा भरोसा है, ईवीएम से उनको कोई शिकायत नहीं है। अब इसके संकेत आप समझ सकते हैं कि ईवीएम से शिकायत नहीं है तो इसका क्या मायने हो सकता है। ऐसा इस तरह के अंदर खाने में कयास जो है वो चलते रहे हैं कि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं केसीआर और बीजेपी के बीच में कुछ अंदर खाने। लेकिन संजय तिवारी ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सामने नहीं आई। केसीआर, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, जैसा कि आपने कहा कि एग्जिट पोल में भी इन पार्टियों को दिखा रहा है कि ये पार्टियां गेन कर रही 2014 के मुकाबले में। लेकिन इससे हटकर अगर आप देखिए तो जोड़ तोड़ की सियासत में चंद्रबाबू नायडू लगे हुए हैं। तमाम जो अपोजिशन के बड़े लीडर हैं उनसे मिलने में चंद्रबाबू नायडू चुनाव से पहले से ही लगे हुए हैं और फिर सरगर्म हो गए हैं। अब वो बिल्कुल बड़ा दिलचस्प है। चंद्रबाबू नायडू के सामने बड़ी समस्या है। अगर वहां जगन मोहन रेड्डी से वो चुनाव हार जाते हैं आंध्र प्रदेश में तो वहां भी सत्ता लूज करेंगे और उनको किसी भी तरह से सरवाइव करने के लिए केंद्र में अगर सरकार बनाने में किसी तरह से सहयोग करके या जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते हैं तो कम से कम उनकी फेस सेविंग और पॉलिटिक्स बच जाएगी। तो इसीलिए उनकी परेशानी दोहरी तरफ है। आंध्र प्रदेश से भी अगर वो सत्ता से बाहर हो गए और केंद्र में भी कहीं जो महागठबंधन है उसकी कोई सरकार नहीं बन पाई तो एक बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, फेस कौन हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन हुई। चंद्रबाबू नायडू अपना फेस जो है वो भी बिल्टअप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी और मायावती की बात अब तक की जाती रही है, अब अचानक शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू 2 चेहरे उभर के आए हैं तो किस पे सहमति बनेगी उसका स्टेक भी है कहीं ना कहीं। ये सारी चीजों को लेकर कश्मकश है। चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों को हम समझ सकते हैं, इसी तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों राज्यों में जो भी गणित बनेगा, अगर केंद्र में एनडीए को जो है पर्याप्त बहुमत नहीं मिला है, वो मैजिक फिगर के नजदीक नहीं पहुंच पाए, तो जाहिर तौर पर जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव केंद्र में सरकार ये तस्वीर तो जाहिर सी बात है कि अब नतीजों के बाद ही साफ होगी। आपने बात की तमिलनाडु। सही। अनुपम, मैं आपके पास आना चाहूंगा अनुपम मिश्रा कि यूपी में खासतौर से हमने देखा कि हमेशा यूपी तो चुनाव में चर्चा में रहता ही है, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार एक खास चीज मैंने देखी कि मुस्लिम बहुत साइलेंट हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं सियासत में पूरे चुनाव में नजर नहीं आए। इसकी क्या बड़ी वजह अनुपम आप देखते हैं? इतना खामोश क्यों है मुस्लिम वोटर यूपी का? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें, आप जब चुनाव शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में तो पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट से शुरू हुआ था। आप मुजफ्फरनगर देखें, सहारनपुर देखें, देवबंद के एरिया को देखें जो कि पूरी तरह से मुस्लिम बेल्ट है। हम ये सोचते हैं कि वोटर के मन में क्या चल रहा है ये निकल करके सामने नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। वोटर ने तमाम फोरम पे अपनी बात को रखा है, अपनी बातों को उठाया है, लेकिन वोटर ने किसके साथ जाकर के उसका साथ दिया है, उसको वोट दिया है, ये अभी भी पर्दे के पीछे और एक रहस्य है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कास्ट इक्वेशन में आप देखिए कि अगर आप सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर में क्योंकि 2 मुस्लिम प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान खड़े हुए हैं और इमरान मसूद, तो अब मुस्लिम इमरान मसूद के साथ गया है कि हाजी फजलुर रहमान के साथ गया है, यह प्रेडिक्ट करना और इसके बारे में
मुसलमानों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कुछ तर्क देते हैं, इमरान मसूद को कुछ फैक्टर बताते हैं, कुछ हाजी फजलुर रहमान को, क्योंकि बीएसपी के साथ मुसलमान जाता है, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मुसलमान जा रहा है। तो कई बिल्कुल, और ऐसी ही तस्वीर मुरादाबाद की भी ऐसी तस्वीर है जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी भी है, उनके सामने एक और मुस्लिम कैंडिडेट। तो ऐसी तस्वीर यूपी में कई जगहों पर है। मेरठ में भी अगर आप देखें तो अगर मेरठ में भी बनस्पत कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर रही है। हाजी याकूब कुरैशी को वहां से गठबंधन ने उतारा है, लेकिन अगर कहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहा है तो वहां पर कांग्रेस ने अग्रवाल को उतारा है। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही है कि आखिर कांग्रेस कहती है कि मुसलमान मेरे पास आ रहा है, गठबंधन बीएसपी कहती है मेरे पास आ रहा है, समाजवादी पार्टी ने जहां पर प्रत्याशी उतारे हैं वो कहते हैं मुसलमान मेरे साथ आ रहा है। लेकिन मुसलमान ने जो तय किया है या मुस्लिम लोगों ने जो तय किया है, मुस्लिम वोटर ने जो तय किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनके आधार पर उसने अपने वोट को कास्ट किया है। बिल्कुल तहसीन साहब, अगर जिस तरह से अनुपम बता रहे हैं, इस बार चुनाव में ऐसा नहीं कि पार्टियों ने बिल्कुल इग्नोर किया हो, दरकिनार किया हो मुसलमानों को मौका दिया है। मुस्लिम बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में, लेकिन मुस्लिम वोटर्स में या मुस्लिम सेक्टर की तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं खामोशी नजर आई इस पूरे चुनाव में मुसलमानों को लेकर। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। उसने ये देखा कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है, अगर वो खाली मुसलमानों का वोट ले सकता है तो वो उसकी तरफ नहीं गए हैं। उन्होंने कहा मुसलमानों के अलावा वो दूसरे किस कास्ट का वोट हासिल कर रहा है। बिल्कुल। अगर उसको दलित यादव वोट मिल रहा है तो वो फिर उसने उस मुस्लिम कैंडिडेट या उस कैंडिडेट के हक में वोट दिया है। उन्होंने मुसलमान देखा ही नहीं है इस बार। उन्होंने गठबंधन के उस उम्मीदवार को वोट दिया है जो मुसलमानों के साथ साथ दूसरों का भी वोट ले सकता है। खाली मुसलमान की तरफ वो इस वजह से नहीं गया कि वो खाली मुसलमानों का अगर वोट लेगा तो उनका वोट जो है वो तकसीम हो जाएगा। जैसे दिल्ली में आपने देखा ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस की तरफ चला गया, तो उसे जो जीतता हुआ उम्मीदवार नजर आया वो उसकी तरफ वोट गया है। तो ये पहले भी यूपी में अनुपम भी जानते होंगे कि बहुत मुसलमान ने हमेशा स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है और इस बार वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग बहुत खामोशी के साथ हुई है। तो यकीनी तौर पर वो शायद हो सकता है एग्जिट पोल में वो बात ना आ पाई हो। बिल्कुल प्रभाकर कुमार जी, ये तो यूपी की बात हुई, लेकिन अगर बिहार में मुस्लिम फैक्टर की हम बात करते हैं तो यहां पर कैसे देखा जाए? क्योंकि कई ऐसी सीटें, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया था कि तकरीबन 12 सीटें ऐसी हैं या 12% मुस्लिम वोटर जो हैं बिहार की सीटों पर एक तरह से प्रभावित होते हैं। तो मुस्लिम फैक्टर को इस बार चुनाव में कैसे देखते हैं प्रभाकर जी? जी देखिए, मैं आपको जो बता रहा था कि 12 लोकसभा सीटें 40 में से बिहार में ऐसी हैं जहां पे कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 17-18% से ऊपर है। और अमूमन हम ये मान सकते हैं कि अगर 18% से ऊपर मुस्लिम आबादी हो तो वो हार या जीत के फैसले में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। जहां तक इस चुनाव में मुसलमानों की स्थिति की बात है, अगर आप उनके कैंडिडेचर की बात करें, जो मैदान में लोगों ने टिकट दिए हैं, उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो किधर वोट करेंगे, मुस्लिम का वोट किधर गिरेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन को पहले से पता है और एनडीए के नेताओं को भी पहले से पता है कि वोट किधर जाएंगे। और यही कारण है कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ है, मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें कि किस किस जाति से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं। अगर आप महागठबंधन और एनडीए की बात करें तो 10 उम्मीदवार आपके मुस्लिम जो हैं वो मैदान में हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो महागठबंधन से उतरे हैं। सबसे ज्यादा टिकट आपको आरजेडी ने दिए हैं और कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। एक उम्मीदवार जेडीयू और एलजेपी ने भी उतारा है। जेडीयू ने किशनगंज में उतारा है। और किशनगंज एक ऐसा इलाका है जहां पर कि आप किसी और जाति को और किसी और को आप टिकट दे ही नहीं सकते। जहां 70% के आसपास आबादी मुस्लिम आबादी हो, वहां पे आपको टिकट, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आपको टिकट देना होगा मुस्लिम को ही। तो एनडीए और शायद प्रभाकर जी यही वजह कि किशनगंज पर इस बार एमआईएम ने अपना दांव चला है। एमआईएम बिल्कुल उसने फोकस किया है किशनगंज की सीट पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि वहां जो आंकड़े एग्जिट पोल बता रहे हैं या वहां जो रिजल्ट एग्जिट पोल बता रहा है, कहीं भी देखिए जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां गेस करना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक एंड व्हाइट में जहां मामला हो वहां बड़े आसानी से गेस कर सकते हैं, लेकिन मामला जहां ग्रे एरिया बीच में आ जाता है और अमूमन जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां पे बहुत बार देखा गया है कि एग्जिट पोल भी जो है वो गलत साबित होते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि एमआईएम ये सीट लेके जाएगी और बिहार में शायद अपना खाता खोलेगी, लेकिन खाता खोले ना खोले वहां खेल जरूर बिगाड़ेगी और एमआईएम एक बड़ा फैक्टर होगा किशनगंज में। और आप ये देखेंगे कि जो पूरा इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है बिहार का, वो
सीमांचल और पूर्व जो का इलाका जो है, कोसी का जो इलाका है, वहां पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। सारे के सारे एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो जेडीयू के खाते में गए हैं। वो पूरी की पूरी सीटें जो है वो जेडीयू को दे दी गई। उसका सीधा कारण ये है कि बीजेपी ये भली भांति समझती है कि उनका सिंबल अगर मैदान में होगा तो उसका रिएक्शन होगा। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए पिछले 15 साल के शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि एनडीए में रहते हुए भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार के बिल्कुल। लेकिन प्रभाकर जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार के मुस्लिम कंफ्यूज होंगे क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू एनडीए के साथ में ऐसे में मुसलमान कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि हम एनडीए के साथ जाएं, जेडीयू के साथ जाएं, या फिर इधर आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके साथ जाएं? बिहार के मुसलमानों में कंफ्यूजन जरूर होगा। जी देखिए, मैं मानता नहीं कि कोई कंफ्यूजन होगा। अगर बिहार के मुसलमान हो और वो एनडीए को वोट दे रहे हो, ऐसा दिखता नहीं है। हालांकि कुछ सीटों की आप बात छोड़ सकते हैं जहां पर कि जो कैंडिडेट हैं या तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, जैसा 2 सीट मैंने आपको बताया, और प्लस कुछ जगहों पर जो कैंडिडेट रहे हैं वो पॉपुलर रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन में, मुस्लिम वोटर्स के बीच में। तो अगर आप 10%, 12%, 15% वोट ले भी आते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बिहार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं दिखता। हालांकि लोगों से आप जब बात करें जमीन पर तो वो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, बहुत सारी स्कीम्स लाई और उनके वेलफेयर का ध्यान रखा। लेकिन जो अंत में जो उनका पॉलिटिकल स्टेप था जिसमें वो आरजेडी का साथ छोड़ के, वो जो महागठबंधन का साथ छोड़ के वो चले गए एनडीए के साथ में, तो मुसलमानों का जो तबका है वो ये मानता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ दगा हुआ है, उनके वोट को छीना गया है, उन्होंने वोट किसी और कोalition को दिया था, किसी और पार्टी को दिया था जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, और उसके बाद उनके साथ धोखा किया गया। ये बड़ा तबका जो है मुसलमानों का इस बात को मानता है। तो बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए काम भी किया हो, उसके बाद भी बहुत बड़े चंक में वोट लेके अगर नीतीश कुमार जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पे उन्हें वोट मिलेगा और कुछ जगहों पे कैंडिडेट जो हैं अपने उनके कांटेक्ट और उनके इन्फ्लुएंस के चलते वोट मिलेगा। लेकिन कुल मिला के बिहार में मुसलमानों में कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। और ये चीज जो है आपको जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें भी दिख रही है कि आपको टोटल 10 कैंडिडेट आपके मैदान में है मुसलमानों में। जो मैं इन दोनों खेमों की बात कर रहा हूँ, एनडीए और महागठबंधन खेमों की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 8 जो है वो महागठबंधन से हैं और सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने दिए हैं। जी बिल्कुल। आतनु, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि वेस्ट बंगाल पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरह से बीजेपी ने जितना ज्यादा फोकस किया है, 155 रैलियां पीएम मोदी ने की हैं, जिसमें से 16 या 17 रैलियां उन्होंने सिर्फ वेस्ट बंगाल में की हैं। अमित शाह जी ने तो एक तरह से वहां पर अपना बोरिया बिस्तरा ही लगा लिया था वेस्ट बंगाल में कि इस बार वेस्ट बंगाल जीतना है। जमीनी हकीकत आपने इस चुनाव में क्या कुछ देखी बीजेपी की वेस्ट बंगाल में? देखिए, एक बात तो ठीक है कि अब तक हर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली पे जाता है, पर इस बार तो दिल्ली जाने के लिए बंगाल होके जाना पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी फेल हो जाए तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी, वहाँ पे अमित शाह, वो लोग बार बार आएंगे, रैली करेंगे। अब देखना यह है कि वहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन, जो लोकल संगठन है वो कितना काम करता है, वही बताएगा कि ईवीएम में भाजपा के लिए कितना वोट जा रहा है। तो उसमें तो दीदी के साथ के बहुत लोग हैं, जैसे मुकुल राय तो उनके राइट हैंड ही थे, वो अगर बीजेपी की तरफ है, ये बहुत सारे उनके साथी भी उनके साथ आए, तो वो फैक्टर काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी फैक्टर है। मुकुल राय के बात आपने कहा, पर आपने भारती घोष के बात नहीं कहा। हाँ, भारती घोष भी, भारती घोष को एक तरह से क्रिमिनल बनाया गया है और उसके बाद भारती घोष ने आया है बीजेपी पे। तो अब बताइए, बीजेपी वर्कर्स जो है, बीजेपी वर्कर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अनुपम हजरा के बात नहीं क्या, अनुपम हजरा को लाया गया है यहाँ पे बीजेपी पे, और बीजेपी कार्यकर्ता जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम लोग इतने दिनों से संगठन में लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरे पार्टी से किसी ऐसे लोग को लाया जा रहा है जिसका वहां पे कोई काम नहीं है और उनको यहाँ पे टिकट दिया जा रहा है, तो उन लोगों में तो इसका असर पड़ेगा ही। तो अब देखना यह है कि वो असर वाकई ईवीएम तक जाए या नहीं। बिल्कुल। और मुझे तो आत्मु यही लग रहा है कि दीदी के अंदर जो एक डर और खौफ बीजेपी का था वो भी साफ तौर से दिखा। वो अपनी रैलियों में जब बोलने के लिए जाती थी तो 1 घंटे की स्पीच में आधे घंटे वो बीजेपी पर अटैक करती थी, पीएम मोदी और अमित शाह पर उनका अटैक रहता था। कहीं ना कहीं
दीदी में एक डर है बीजेपी का। बीजेपी की तरफ अगर देखा जाए तो वो भी ऐसा ही है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा अटैक हो रहा है एक स्टेट पे। आखिर स्टेट पे क्यों? ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन तो पूरा देश का हो रहा है। सही। तो एक स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर जो है उन पे क्यों अटैक हो रहा है, ये भी तो देखना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जमीन एक जो तहसील मुनव्वर साहब ने या अनुपम मिश्रा ने बताया कि अगर यूपी में लॉस करती है बीजेपी तो अब अपनी नई जगह तलाश रही है। वो हो सकता है वेस्ट बंगाल से गेन करने के चक्कर में हो, वेस्ट बंगाल पर उड़ीसा भी बिल्कुल, और केरल पर भी उसकी नजर है। पर केरल में तो नहीं हो पाएंगे। एक ही बात, अगर ग्राउंड रियलिटी देखना है तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी जितना सीट वहां पे चाहते हैं उतना पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमित शाह बार बार जा रहा है, पीएम मोदी बार बार जा रहा है। हाँ, इसका एक असर होता है, पर वहां पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वहां से ज्यादा सीट वहां से हासिल किया जाए। और मेरे ख्याल में दीदी बार बार बीजेपी का नाम इसलिए भी लेती हैं कि जितना बीजेपी मजबूत दिखाएंगी उतना जो मुस्लिम वोट है जो 27% के करीब है वो उनके पास आएगा, तो इसलिए शायद वो इनका ज्यादा नाम भी लेती है। कुछ देर पहले ऐसे डिस्कशन में ऐसे उठ रहा था कि लेफ्ट वोट के एक परसेंटेज जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि लेफ्ट वोट के जो मुस्लिम वोट है, जो लेफ्ट वोट में था वो मुस्लिम वोट, वो तो टीएमसी में ही जाएगा, वो तो बीजेपी पे नहीं जाएगा ना। ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। और आने वाले कल यानी चंद घंटों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वेस्ट बंगाल में असल लड़ाई कौन जीत रहा है, और इसके अलावा मुल्क में अगली जो सत्ता होगी या जो इख्तिदार होगी वो किसके हाथ लगने वाली है। लाइव रिजल्ट हब के जरिए न्यूज 18 सबसे पहले आप तक नतीजे पहुंचाएगा। तो ये रात कैसे कटेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। नतीजे तो कल सुबह 8 बजे से आना शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों या उम्मीदवारों के दिल में क्या कुछ चल रहा है ये भी एक तरह से बहुत अहम हो जाता है। लेकिन जो लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है लाइव रिजल्ट हब के जरिए, कल सुबह लगातार हम आप तक सबसे सटीक और सबसे सही पहले रुझानात और उसके बाद नतीजे पहुंचाना शुरू करेंगे। लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि लाइव रिजल्ट हब एक बिल्कुल डिफरेंट एक पूरा लाइव हब बनाया गया है, जहां से हमारे जो मुख्तलिफ जबानों के जो चैनल्स हैं वो जो गिनती होगी, जो नतीजे आएंगे काउंटिंग सेंटर से, जैसे ही कोई नतीजा आएगा सबसे पहले हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। और ये लाइव रिजल्ट हब तमाम चैनलों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि कहीं और मत जाइए, कल सुबह 8 बजे न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ही जुड़िए। खैर, उससे पहले की तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। नॉर्थ ईस्ट का हम रुख करेंगे और संजय पॉल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मुस्लिम फैक्टर कितना अहम हो जाता है अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं? देखिए, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के अगर बात करेंगे, जैसे कुछ देर पहले तहसीन जी भी बता रहे थे कि स्ट्रैटेजिक मूवमेंट हमने 14 में से असम का जो ये पहली मर्तबा हमने देखे है कि असम में मुस्लिम्स का स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुए है। खास तौर पे बदरुद्दीन आजमल का घोषणा के बाद, 3 सीट के घोषणा के बाद वहाँ पे जिस तरह से स्पेशली जो बंगाली स्पीकिंग्स जो मुसलमान है उनमें मतलब एक तरह से ये हुआ कि मैं मतलब ऑल्टरनेटिव कोई दल नहीं होने के कारण वो कुछ हद तक ये कांग्रेस पर वोटिंग गई है। जैसे मतलब कांग्रेस का फायदा कांग्रेस को फायदा हुई है। और खास तौर पे ये बहुत ऐसे सीटें हैं जैसे तरुण गोगोई जो असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री और खास तौर पे वो बदरुद्दीन आजमल के सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। उनके जो लड़का है गौरव गोगोई कलियावर में अगर वो वहाँ पे अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट जो हम लास्ट मोमेंट तक जो अमीनुल इस्लाम वहाँ पे यूडीएफ के वो कैंडिडेट होने वाले थे, वो अगर रहते तो गौरव गोगोई के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। ठीक उसी ही तरह मतलब सिलचर जहाँ पे सुष्मिता देव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन है, वो सुष्मिता देव जहां से वो कॉन्टेस्ट कर रही है वहां पे गांधी ने भी वहां पर एक ही मात्र जो जहां पे प्रियंका गांधी ने रोड शो किया वो सिलचर, वो यूपी के बाहर। और कहा जाता है कि ये भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए सिलचर एक मक्का है, क्योंकि वहीं से उनका यात्रा शुरू हुआ था। वही जगह पे एक नेक टू नेक अभी फाइट है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक वोटिंग के कारण अभी ये फायदा कांग्रेस को ही होगा। बहुत
सारे सीटों पे कांग्रेस का फायदा होगा। बिल्कुल। तहसीन साहब, हमने देखा कि बहुत से चैनल चला रहे हैं कि कल सबसे तेज नतीजे आएंगे, धड़कनों से तेज जो होंगे वो नतीजे होंगे, लेकिन हम अपने नाजरीन से ये वादा तो नहीं कर रहे हैं कि धड़कनों से तेज नतीजे देंगे, लेकिन सबसे सटीक और सबसे पहले जो नतीजे होंगे वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तहसीन साहब, लाइव रिजल्ट हब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2000 से ज्यादा हमारे रिपोर्टर होंगे जो हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद होंगे, और यही वजह है कि सबसे सटीक और सबसे सही नतीजों का वादा हम अपने नाज़रीन से कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल लगभग हमारे नाज़रीन अगर देख भी रहे हैं तो देखिए हमारे साथ इस वक्त बंगाल से मौजूद हैं, आसाम से मौजूद हैं, हैदराबाद से मौजूद हैं, बिहार से मौजूद हैं, यूपी से मौजूद हैं। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, दुनिया मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज़ 18 है। तो इस इतने बड़े नेटवर्क के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो ये बात तो यकीनी है कि आप बहुत तेजी के साथ रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और फिर अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा कामयाबी का। रिजल्ट के मामले में हमसे तेज रिजल्ट और हमसे सही रिजल्ट जो है वो किसी ने नहीं दिया। कल आपने देखा और हम दिखा भी दें कि हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब ने भी ये बात बताई कि किस तरह ये हमारा लाइव रिजल्ट हब जो है काम कर रहा है। हम मतलब विद इन सेकेंड, एक सेकंड में जो है सही खबर, हम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, किसी एजेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। हाँ, हमारा जो अपना वहां पे नुमाइंदा है वो जो अपनी आंखों से देख रहा है, वो कानों से सुने पर यकीन नहीं कर रहा, जो आंखों से देख रहा है वो हम तक पहुंचा रहा है और विद इन सेकंड आप तक पहुंच रहा है। तो इससे बड़ा नेटवर्क कोई नहीं है और इससे सही और बिल्कुल तेज रिजल्ट जो है वो आप तक और कोई पहुंचा नहीं सकता। ये लाइव रिजल्ट हब जो है न्यूज़ 18 का, ये एक कमाल है। बिल्कुल तहसीन साहब, इस वक्त अपने नाजरीन को लाइव तस्वीरें भी रिजल्ट हब की दिखा रहे हैं, जहां की ये लाइव तस्वीरें कि किस तरह से ये लाइव रिजल्ट हब काम करेगा। और 150 से ज्यादा यहां पर एनालिस्ट और तज्जिया निगार होंगे जिनकी पल पल की जो नजरें होंगी वो एक तरह से टीवी स्क्रीन पर और कंप्यूटर की स्क्रीन पर होंगी, पल पल के अपडेट मिलेंगे। अनुपम, लाइव रिजल्ट हब की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अपने आप में एक डिफरेंट नतीजों को लेकर ये एक हब बनाया गया है कि हम ना इधर की कहते हैं ना उधर की कहते हैं, जो हो रहा होता है वो दिखाते हैं और वो बताते हैं। ये हमारा इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि इलेक्शन का मतलब है न्यूज़ 18। और आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे देश का कहीं भी कोना हो, न्यूज़ 18 का संवाददाता जब सबसे पहले काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रह के जो भी अपडेट होता है वो हमारी टीम को, इस रिजल्ट हब को देता है, तो सबसे पहले वो ऑन स्क्रीन पर दिखता है। चाहे देश के कोने में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है वो न्यूज़ 18 के जरिए जान सकता है कि कहां पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। बिल्कुल। प्रभाकर जी, बिहार से भी जो हमें नतीजे मिलेंगे वो सबसे पहले लाइव रिजल्ट हब के जरिए ही अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ तैयारी पटना में आपकी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ तो माहौल वो उत्सव सा है और इलेक्शन से एक दिन पहले न्यूज रूम में मेरा मानना है कि फेस्टिव माहौल होना भी चाहिए। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बिहार के सारे काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं। जैसा मनोहर साहब बता रहे थे कि हम किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, हमारे खुद की जो टीम है वो मौजूद है हर एक काउंटिंग सेंटर पे, और एक नहीं दो लोग मौजूद हैं और वो सीधे जुड़े हुए हैं हैदराबाद के इस लाइव रिजल्ट हब से, जहां से कि अपडेट जो है विद इन सेकेंड्स आपको आएगी। और हम सबसे पहले खबर देने का दावा नहीं करते, लेकिन हम सबसे सटीक खबर देने का दावा करते हैं। और यही हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि हमारी जो खबर होगी, हमारी जो जानकारी होगी, हमारे जो रिजल्ट होंगे वो ऐसे होंगे जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हम आंकड़े बढ़ा के और फिर घटाते नहीं हैं। हमारे आंकड़े जो होंगे वो जैसे ऐसे खबरें आएंगी, जैसे ऐसे ट्रेंड्स दिखेंगे, जैसे ऐसे ट्रेंड्स काउंटिंग सेंटर में आएगा, वैसे वैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपके टीवी स्क्रीन पे आएगा और आप न्यूज़ 18 एक ऐसा ट्रेंड दिखाएगा, आपको ऐसा रिजल्ट दिखा रहा है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह की कहीं से कोई जल्दीबाजी नहीं होती और सटीक और सही जानकारी जो है। संजय तिवारी, आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं तो एक बहुत चैलेंजिंग होगा कल का दिन आपके लिए। बिल्कुल अबू, कल का दिन बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन न्यूज़ 18 जैसा कि हम बता रहे हैं कि जिस तरह के इंतजाम जो हमने किए हैं उस हिसाब से लोगों को भी भरोसा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
इन राज्यों की मैं बात करूं कि न्यूज 18 पे लोगों को भरोसा है, लोगों को लगता है कि सबसे सटीक नतीजा आएंगे और कल वो एक बार फिर से हम साबित करने वाले हैं। हमारे जो नतीजे हैं उस पर लोग टकटकी लगाए नजर लगाए बैठे हुए हैं, बैठेंगे और जाहिर तौर पर हम सबसे पहले वो चीजों को सटीक ढंग से पेश करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ। ऐसा अगर कुछ घटना हुई है या कोई बढ़त है या कोई किसी दल को कोई नुकसान हो रहा है तो वो आखिर क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, पूरा एनालिसिस के साथ इतने बड़े हब का हमारा जो इस्तेमाल कल होगा वो पूरा देश देखेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि न्यूज 18 के पास भी तारीख दोहराने का एक अच्छा मौका और एक बार फिर सबसे आगे सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे न्यूज 18 नेटवर्क अपने नाज़रीन तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रभाकर कुमार जी, संजय पाउल जी, संजय तिवारी साहब, तहसीन मुनव्वर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया और अतानु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।